ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये मनुवाद की, आरएसएस और बीजेपी के सभी लोगों की मानसिकता है। नारियां ही नहीं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने केरला में देख ही लिया क्या हो गया कि जो भी शाखा में जाता है बच्चा, वो कितने बड़े खतरे से अपने आप को, उसके माँ बाप उसको कितने बड़े खतरे में भेजते हैं। ये बात भी हर एक माँ बाप को आप समझ लेनी चाहिए। अगर अपने बच्चे को इस लाइन पे आगे बढ़ाना है तो बेशक खुशी से भेजें। अब समय आ गया है कि आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के हर एक व्यक्ति को चिन्हित करके और उसको जेल भेजने की तैयारी की जाए। कर्नाटक में जो किया है आरएसएस की संगठन को बैन करने का कार्यक्रम, वो मेरे ख्याल से शब्दों में ज़्यादा है। अगर सच में आरएसएस को बैन करना है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करने शुरू कर देने चाहिए। आतंकवाद की घटनाएं एक नहीं दर्जनों हर साल आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के जो बलात्कार के केसेस हैं उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके संगठन के लोग बाकी किसी भी संगठन के सारे संगठनों को मिला लो, बलात्कार के केस आरएसएस और बीजेपी के लोगों के ऊपर ज्यादा होंगे। महिलाओं को तो ये एक पीड़ित करने की, प्रताड़ित करने की, मारने की, पीटने की, हीन दृष्टि से देखने की और जिसको कहते हैं पैर की जूती बनाने की, ये तो इनकी ऑफिशियल लाइन है। ये वोटर्स जो हैं बाय नेचर कभी भी नमक हराम नहीं हो सकते। जो वोट लेता है, वो नेता जो अपने आप को कहते हैं, वही नमक हराम या नमक हलाल हो सकते हैं। सर, गिरिराज सिंह का अभी एक लेटेस्ट बयान आया है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, काफी अभद्र है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार चुनाव से पहले लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिशें हो रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये मनुवाद की, आरएसएस और बीजेपी के सभी लोगों की मानसिकता है जो किसी ना किसी रूप में नजर आती रहेगी। और अब तो नारियां ही नहीं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने केरला में देख ही लिया क्या हो गया कि जो भी शाखा में जाता है बच्चा, वो कितने बड़े खतरे से अपने आप को, उसके माँ बाप उसको कितने बड़े खतरे में भेजते हैं। ये बात भी हर एक माँ बाप को आप समझ लेनी चाहिए। अगर अपने बच्चे को इस लाइन पे आगे बढ़ाना है तो बेशक खुशी से भेजें और उसके बाद नारियों को गालियाँ दिलवाने के लिए वो ट्रेन होके आएगा। और क्या क्या कार्य करते हैं वो केरल में एक बच्चे ने सुसाइड करके बता ही दिया है। तो अब समय आ गया है कि आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के हर एक व्यक्ति को चिन्हित करके और उसको जेल भेजने की तैयारी की जाए। कर्नाटक में जो किया है आरएसएस की संगठन को बैन करने का कार्यक्रम, वो मेरे ख्याल से शब्दों में ज़्यादा है। अगर सच में आरएसएस को बैन करना है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करने शुरू कर देने चाहिए। कम से कम उन राज्यों में तो ज़रूर जहां पर बीजेपी और आरएसएस की सरकारें नहीं हैं, क्योंकि आतंकवाद की घटनाएं एक नहीं दर्जनों हर साल आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो अगर कोई संगठन, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण, जितने हमारे देश में जितने भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हुए हैं आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, अगर उनके अपराध जोड़ लिए जाएं इंडिविजुअली, मतलब हर एक आतंकवादी संगठन के अपराध जोड़ लिए जाएं इंडिविजुअली और सबके मिला के एक साथ जोड़ लिए जाएं, तो आरएसएस के ऊपर, बावजूद इसके कि उनकी सरकारें रही हैं, जो हत्या के, मर्डर के, बलात्कार के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, दंगा फैलाने के, देश के राज बेचने के, चाइना और पाकिस्तान को जितने मुकदमे होंगे वो सारे के सारे आतंकवादी संगठनों के मिला के भी उतने नहीं होंगे जितने आरएसएस के होंगे। तो अब समय आता जा रहा है जब आरएसएस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में भी अम्बेडकरवादियों को ही कुछ आगे चहलकदमी या पहलकदमी करनी पड़ेगी। जी, लेकिन सर, गिरिराज सिंह जैसे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, इनको बढ़ावा दे कौन रहा है? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के हो या फिर मुसलमानों को लेकर किस तरह से अभद्र भाषा की वो इस्तेमाल किया है। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है ना, मैंने आपको इसीलिए बताया। अभी उससे कुछ दिन पहले एक यादव समाज के व्यक्ति थे, उन्हें शायद गलतफहमी हो गई थी कि क्योंकि उनको ज्ञान आ गया, उन्होंने
कथा बाँचने का काम जो है वो किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से भी अच्छा करने लगे वो, तो उनको ये गुमान हो गया कि तक मैं भी कर लूँगा। तो उनका क्या हश्र और अंजाम किया था वो आप सब लोगों ने देखा है। तो ये मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, किसी भी महिलाओं की, आरएसएस और बीजेपी के जो बलात्कार के केसेस हैं उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके संगठन के लोग बाकी किसी भी संगठन के सारे संगठनों को मिला लो, बलात्कार के केस आरएसएस और बीजेपी के लोगों के ऊपर ज्यादा होंगे। तो महिलाओं को तो ये एक पीड़ित करने की, प्रताड़ित करने की, मारने की, पीटने की, हीन दृष्टि से देखने की और जिसको कहते हैं पैर की जूती बनाने की, ये तो इनकी ऑफिशियल लाइन है। ये कोई बाकी किसी संगठनों, किसी और धर्म के मानने वाले हों, वहां तो कोई करता है तो उसको सब लोग बुरा कहते हैं। इनकी तो ये ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक लाइन ही है। सर ये तो करें कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो नमक हराम है। अशोक यादव मधुबनी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं। अब नमक हराम किसे कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने संविधान और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको पढ़ के और जो भारत के कायदे कानून पढ़ के जो मैंने रास्ता निकाला है, जो मुझे समझ में आती है, और अगर किसी आरएसएस के व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा ज्ञान है तो मुझे बताए और एनलाइटन करे मुझे। जो एमपी एमएलए होते हैं, जो हमारे ये सरकारी अधिकारी होते हैं, ये जनता के नौकर होते हैं। ऐसा मुझे संविधान पढ़ के और कानून पढ़ के समझ में आया। ये नौकर होते हैं, हम इनको तनख्वाह देते हैं, हमारे सबके नौकर होते हैं। तो नमक हरामी कौन कर सकता है? जो आपसे तनख्वाह ले, जो आपका नमक खाए, वही ना। तो जनता का नमक तो ये खाते हैं। वोट कौन देता है? वो जनता देती है। तो जनता कौन हुई? वोट देने वाले कौन हुए? मालिक। वोट लेने वाले, वोट मांगने वाले, झूठ सही बोल के या मशीनों द्वारा हेरा फेरी करके कौन होते हैं? ये नेता और उनके द्वारा बनाए हुए अधिकारी, यही होते हैं ना। तो जो कंसेप्चुअली गलत है बात, जो देश के वोटर हैं, जो एक भारत के नागरिक हैं, वो मालिक हैं। तो नौकर तो भले ही नमक हरामी करे, क्योंकि नौकर जो है वो मालिकों की देन होती है, मालिकों के रहमो करम पे होते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं एमपी एमएलए, क्योंकि आरएसएस के हैं, ये तो संविधान को मानते ही नहीं है ना, और बेईमान होते हैं पैदाइश से। इनको कभी सच बोलने की ट्रेनिंग ही नहीं होती है, हमेशा झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है। तो वोटर्स जो हैं बाय नेचर कभी भी नमक हराम नहीं हो सकते। जो वोट लेता है वो नेता जो अपने आप को कहते हैं, वही नमक हराम या नमक हलाल हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बुर्के के पीछे फर्जी वोट डालती हैं और मशीनों से कौन वोट ले रहा है पिछले 11 सालों से? बताइए आप। हालांकि ये बात पूरी तरीके से झूठ है, और मैंने आपको एक फार्मूला दिया है सबको, आज नहीं शुरू से देता आ रहा हूँ, कि आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति कोई भी बात कहेगा, कोई भी बात, तो 99% चांस इसके होते हैं कि उसका उल्टा सही हो। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्के में छुप के वोट डालती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको इंसान की भाषा में, इंसानों की भाषा में पढ़ा जाए, तो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के जाली वोट या नकली वोट नहीं डालती हैं, ये मतलब होता है इसका। और आरएसएस सिंह गाना गाते हुए, चटकारा लेते हुए कह रहे हैं कि बुर्का उठ जाएगा, और बुर्का उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। ये बात मोदी जी के ऊपर लागू होती है जी, पर्दा कहना चाहिए था उन्हें। अमित शाह जी के ऊपर लागू होती है, आरएसएस और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं के ऊपर लागू होती है कि पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। मोदी जी ने जो नकाब ओढ़ रखा है ना प्रधानमंत्री होने का, जनता के वोटों से, वो जिस दिन मशीनों का राज खुला, जिस दिन मशीनों के वोटों का राज खुला, तो पर्दा उठ जाएगा। जो मोदी जी हैं वो वाराणसी का चुनाव बुरी तरह हारे। आरएसएस और बीजेपी के कम से कम 200 लोग चुनाव हारे, वो राज खुल जाएगा। ये उनका मतलब है। आप आरएसएस और बीजेपी के लोगों की छुपे हुए मतलब समझा करो। उनका खुद का अगर बुर्का उतर गया तो उसमें से केरल जैसी कोई चीज़ निकल सकती है, ये आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन राज को राज रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। केरल की बात पे अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और उसके बाद किस किस शाखा में कितने बुर्के ओढ़ के क्या क्या काम हुआ है वो पता लग जाएगा। राजा साहब, महाराष्ट्र से एक खबर है जहां पर वहां के शनिवार वाड़ा में 2 मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा करी। क्योंकि समय हो रहा होगा तो नमाज अदा करी है। उसके बाद वो वीडियो वायरल होता है और वहां पे बीजेपी आरएसएस के नेता पहुंचते हैं, उस जगह का शुद्धिकरण करवाया जाता है। एक्सटेंशन खबर का ये है कि वहां पे जो मजार है करीब की,
उसको भी एनक्रोचमेंट घोषित करके उस जमीन को रिक्लेम करने की बात की जा रही है। नहीं, इनके बात कर, देखिए ये जो भी कानून तोड़ रहे हैं, जितने भी ये गंदे घिनौने कानून ला रहे हैं, जितने भी अतिक्रमण कर रहे हैं, जितने भी बुलडोजर से घर टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इन लोगों को याद रखना चाहिए, एक दिन संविधान वाली सरकार आएगी, अंबेडकरवादी सरकार आएगी, इनको उस दिन से डरना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें ठीक की जाएंगी उस दिन। जितने अडानी अंबानी ने पैसे लूटे हैं और जितने बीजेपी के ये करोड़ों करोड़ों के जो 500 जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो महल बने हैं ना इनके ऑफिसेस, उसमें सब में या तो स्टूडेंट हॉस्टल्स बनेंगे या किसान हॉस्टल बनेंगे। ये सारे हमारे लिए तो कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के निकाला जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, किसी कोने में भी चला जाए, आरएसएस और बीजेपी के सारे लोग सुन लें ध्यान से, उसको वापस लाया जाएगा। फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं। फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद उनकी सारी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जो उन्होंने घर नाजायज बुलडोजर से तोड़े, जो धार्मिक स्थल उन्होंने नाजायज तोड़े हैं, वो सब दोबारा बनाए जाएंगे। मेरा ये कहना है, ध्यान से सुन लें सब आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो समय आ रहा है बहुत जल्दी। सर, अनिल मिश्रा बार बार बाबा साहब को टारगेट करके कह रहे हैं कि बाबा साहब गंदे थे, उनका मुंह नहीं बंद हो रहा सर। हम ही कराएंगे, अम्बेडकरवादी कराएंगे, और वो लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे। उनकी जो ये वकालत है उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि वकालत अच्छे काम के लिए काम आ सकती है। अगर कोई किसी चीज़ का मिसयूज़ करता है तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। वकील होने की वजह से कुछ समय तक बच जाएंगे, वो आरएसएस का होने की वजह से कुछ समय तक बच जाएंगे, लेकिन उनकी नियति तय है, उनको बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाना है। वो अच्छी सी कोई जेल तलाश के रखें, जिसमें हम उन्हें भिजवाएंगे बहुत जल्दी एक कानूनी कार्रवाई करके। राजा जी, मौलाना तौकीर रजा साहब अंदर हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया उनको अंदर? क्या लग रहा है इसको? अब देखिए ये सारे ऑपरेशन सबके जानने वालों के ऊपर कार्यवाहियां चल रही हैं, तोड़े जा रहे हैं मकान, होटल सारी चीजें। अभी तो सब ऐसे ही होगा। अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं वकील हूँ, अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा तभी मैं कुछ उसमें कर सकता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन होना सबके साथ यही है। मौलाना तौकीर रजा साहब को देख के आज जो लोग घरों में चुप बैठे हैं, होना हर उस व्यक्ति के साथ ज़रूर है। वो ऐसे लोगों के साथ भी होगा जो आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स बन के उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सारे जो हमारे उलेमाए सू हैं, मेरी बात को याद रखें, होना उनके साथ भी यही है। वक्त की बात है। हालांकि अगर उनको कोई अच्छे कानूनी मदद मिलेगी तो तौकीर रजा साहब ना सिर्फ बहुत जल्दी बाहर आएंगे, बल्कि एक वापस मुकदमा करके भी जिन लोगों ने ये सब कार्रवाई की है उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा कायम हो सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है। दूसरा आजम का बनाने की कोशिश कर रही है नहीं, आजम खान साहब तो सभी ने बनना है, उनका बाहर आना और इनका अंदर जाना टाइम ही है ना, टाइमिंग। अभी समय आने दीजिए, देख रहे हैं हम लोग भी कि आजम खान साहब क्या करते हैं या नहीं करते, उससे निष्कर्ष निकालेंगे। समय आने से पहले किसी गतिविधि पे या किसी के ऊपर टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अभी आजम खान साहब की हम गतिविधियाँ बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, देखते हैं वो किस राह पे जाते हैं, फिर मैं उस पर टिप्पणी ज़रूर करूँगा। सर, इस जनसभा से क्या संदेश जाएगा देश को और आम किसानों को? कि पूरनपुर में, पीलीभीत में पूरनपुर में एक किसानों की महारैली हो रही है। वीएम सिंह साहब को आप सब लोग जानते हैं जी। किसानों के अगर हितों की रक्षा के लिए, ख़ास तौर पे गन्ने के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने ईमानदारी से, बहादुरी से और अपनी ज्ञान से जो रिजल्ट्स लाए हैं उसको दुनिया में कोई नकार नहीं सकता। वो सच में काबिल तारीफ है। तो एक देश में बड़ा किसान आंदोलन होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से ही उसकी शुरुआत होगी। वो आंदोलन की शुरुआत शायद पीलीभीत से भी हो सकती है। 26 तारीख को, जो आने वाली 26 तारीख है, ये आने वाला संडे यानी कि रविवार 26 अक्टूबर को एक बड़ी किसान रैली होने वाली है वीएम सिंह साहब के नेतृत्व में। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तो एक बड़ा किसान आंदोलन देश की दिशा और दशा जो है सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। किसानों को और मजदूरों को हर एक सरकार ने निगलेक्ट किया है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा छटपटाहट है, किसानों के अंदर इतने ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी अभी पीछे एक और सुसाइड हुआ था कि किसान अब
मुझे ऐसा लगता है वीएम सिंह साहब जैसे नेतृत्व में और उनके जैसे ईमानदार बहादुर नेतृत्व में बड़ा आंदोलन, एक असली आंदोलन करने वाले हैं। शायद उसकी शुरुआत पीलीभीत से होगी। इसीलिए हम सब लोग वीएम सिंह साहब के समर्थन में 26 तारीख आने वाली अक्टूबर की हम पीलीभीत में पूरनपुर में जा रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और देखें क्या इस देश को बचाने के लिए किसान और मजदूर अब सबसे आगे आएंगे, नौजवानों से भी आगे ज़्यादा। ऐसा मुझे लगता है कि अब किसान और मजदूर ही देश बचाने के लिए, देश को इस भ्रष्ट सरकार से, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की, किसान और मजदूर ही आगे आने वाले हैं।